हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिकराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसको कहते हैं फंक्शन। अब ये जो कंसेप्ट होता है, इससे ना बहुत लोग डरते हैं। तो डर का कारण ये होता है कि समझ नहीं पाते ये है क्या। तो जिससे हम समझ नहीं पाते, हम उससे डरते हैं। तो अगर इस चीज को समझ लिया जाए कि फंक्शंस होते क्या हैं, तो हमारा डर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। तो इस डर को भगाते हैं विद दिस बहुत ही प्यारा टॉपिक, फंक्शन। तो फंक्शंस को जानने के लिए हमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानना हो। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए हमें अल्फाबेट्स को सीखना पड़ता है, फंक्शंस को जानने के लिए हमें पहले सेट्स को सीखना पड़ेगा। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। ये सिर्फ इस वीडियो से मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो फंक्शन को समझने के लिए एज ए सेट आपको सेट्स को समझना होता है। तो सेट क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सेट ए लिखना है जिसमें लिख दे रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ लिख दिया। और एक सेट बी लिख देता हूँ, लेट्स से 1 3 4 5 9 16 20। तो ये सेट बी हो गया। अब एट फेस वैल्यू इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनको जोड़ना, इनकी मैपिंग करना। तो सेट्स की जब हम मैपिंग करते हैं, वो रिलेशंस बन जाते हैं। भाई, मैपिंग करने के लिए मैं यहाँ पे अभी क्या यूज करूंगा? आई एम गोइंग टू यूज अ डायग्राम अप्रोच। डायग्राम अप्रोच में बेसिकली आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने होते हैं 1 2 3 4। अब ये भी आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी मैपिंग ए से बी जा रही है या बी से ए जा रही है। तो अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो मैपिंग है वो ए टू बी जा रही है। तो बी के जितने एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 3 4 5 9 16 एंड 20। तो ये दो सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने का तरीका ये होता है। तो एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है वही नीचे चीज को लिख दिया। अब इनके जो होते हैं कनेक्शंस को हम मैपिंग कहते हैं। मानो मैंने 1 को 1 से मैप कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 की मैपिंग 1 के साथ कर दी, 2 की मैपिंग 4 के साथ कर दी, 3 की 9 के साथ कर दी, 4 की 16 के साथ। लेकिन अभी मैं रुका नहीं, मैंने क्या 2 को 3 के साथ भी कर दो और 3 को 5 के साथ भी कर दो, ये ऐसा कुछ कर दिया। तो ये जो मैंने मैपिंग करी है, इसको मैं कहूंगा दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इस रिलेशन को लिखने का तरीका होता है इन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे जैसे हम मैपिंग करते हैं उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 की मैपिंग देखो मैंने 1 के साथ की थी, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया जिसमें हम पहला एलिमेंट लिखते हैं ए का फिर बी का। तो जो भी मैपिंग करेंगे उसमें जो पहला एलिमेंट आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो x कॉमा वाई, तो ये जो x होगा इसको बिलोंग करेगा, y जो होगा वो b को बिलोंग करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना मैपिंग के केस में। तो 1 कॉमा 1 हो गया। यहां से बेटा देखो 2 कॉमा 3 मिलेगा आपको एंड 2 कॉमा 4। जितनी जिसके साथ मैपिंग है वो चीज हो गई। यहाँ 3 5 के साथ मैप्ड है, 3 5 के साथ मैप हो गया। और जो 3 है वो 9 के साथ भी मैप है, 3 कॉमा 9। सिमिलरली 4 आपका 16 के साथ मैप है, 4 कॉमा 16। तो अगर मैं इन सबको ऐसे करली ब्रैकेट में डाल दूं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका बन जाएगा एक रिलेशन। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ए टू बी। ठीक है। अगर मैं इसकी आप सिंपल सी आपसे बात करूं कि सबसेट की, तो सेट आपने समझ लिया, सबसेट भी समझ लो। सबसेट क्या होता है इसी पेज पे फटाफट। व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट। और सेट क्या होता है? एनीथिंग रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट। तो टेक्निकली ये भी काइंड ऑफ अ सेट ही तो है, ये भी काइंड ऑफ अ सेट है, ये भी काइंड ऑफ अ सेट है। अगर मैं बोलूं सबसे, लेट से एक सी बना लेता हूं, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। लिखने का तरीका यह है, भाई सी ना लिखो, कुछ और लिख देते हैं। लेट्स राइट इट, कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। लिखने का तरीका ये होता है कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं एक्स में एलिमेंट्स लिख सकता हूँ, लेट्स से 1 2 3। ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा सा पार्ट होना चाहिए। सबसेट विल बी अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ बिगर सेट। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ये आर था, एक R1 बोल दूं, तो R1 इज अ सबसेट ऑफ R। तो यहाँ पे जो R होगा, इसको मैं इसका छोटा सा पार्ट ले सकता हूँ। वो छोटा सा पार्ट में लूंगा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 4 3 कॉमा 9 एंड 4 कॉमा 16। तो तुम देख पा रहे हो, ये मैंने एक छोटा सा पार्ट यहां से उठा लिया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें तो एज सच में कोई डिफिनेशन नहीं भी दे सकता था, लेकिन इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूं कि जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट का स्क्वायर है। तो जब मैं इस तरीके से एक प्रॉपर डेफिनेशन दे पाऊं और हर एक वैल्यू का एक ही आउटपुट आए, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, तो वो बन जाता है फंक्शन। फिर से इसको ध्यान से समझना, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बात करते बेसिकली हम। सो फंक्शन
is a special type of relation, या you can say it's a subset of a relation, सबसेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, जैसे भाई रिलेशन भाई हमारी बहुत बड़ी सी थी, उसका एक छोटा सा पार्ट ये रिलेशन है, ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन इज अ सबसेट, छोटा सा पार्ट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो सबसेट ऑफ रिलेशन आप कह सकते हो इन विच मैपिंग्स मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशंस क्या हैं वो समझ लेते हैं। पहली कंडीशन ये कि जिससे वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे ए टू बी हमारा कोरेस्पॉन्डेंस था, तो जिससे वो स्टार्ट हो रहा है इसको हम कहेंगे डोमेन, इसको हम कहते हैं डोमेन। और जहां पे वो जा रहा है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, जब भी हम मैपिंग करते हैं इस तरीके से ए टू बी की, तो ये हो जाता है डोमेन, ये हो जाता है कोडोमेन। तो फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीज यही है कि all the elements in the domain मतलब जो पहला पार्ट था must be mapped with codomain, right? must be mapped with codomain। एंड दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन है या जो दूसरी कंडीशन है वो ये कंडीशन है, each element of domain must have a single mapping, या must have a mapping, देखो must have a mapping with single element of codomain। ये जो दो मैंने बड़ी बड़ी चर्चाएं करी हैं, दो कंडीशंस की बात की है, इसको जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूँ, जैसे हमने सेट लिया था अभी 1 2 3 4 का, और यहाँ पे सेट लिया था 1 3 4 5 9 16 एंड 20 का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये सेट ले लिया। अब यहाँ पे जो मेरी मैपिंग मैंने करी, मैपिंग ऐसे करी 1 की 1 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 9 के साथ एंड 4 की 16 के साथ। तो जो पहली कंडीशन, हाँ ये ए है ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है वो ए टू बी मैप हो रहा है, ए टू बी। तो फंक्शन का मतलब कि सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए और सिर्फ एक ही एलिमेंट से दूसरे साइड मैप होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इसके साथ भी कर दिया, तब ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी ही ये है कि मैपिंग सबकी हो, डोमेन में मैपिंग सबकी हो, और को डोमेन में एक ही एलिमेंट से मैप, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसकी दो रिलेशन, मतलब दो स्टेटमेंट्स और आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम मैपिंग करते हैं ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं x, y। जैसे इसके लिए भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा था ना, 1, 1, 2, 4, राइट, 3, 9 एंड 4, 16। ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर, दिस वाज माय ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है वो x, y लिखा है। तो ये जो x है आपको दिख रहा है, दिस मस्ट बिलोंग्स टू a, इसको बोलेंगे x मस्ट बिलोंग्स टू a एंड y मस्ट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे जो x है इसके दो नाम होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्री इमेज, इसका नाम क्या होता है प्री इमेज, और जो y होता है उसको हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है, और इन लेमन टर्म्स इसको बोलोगे आप इनपुट और इसको बोलोगे आउटपुट। तो जहां से भाई मैपिंग शुरू होती है डोमेन से, तो डोमेन के एलिमेंट्स को वी कॉल इनपुट, और जो यहाँ पे आउटपुट आता है ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग, पूरा बी मेरा नहीं है, पूरा बी आउटपुट नहीं है। देखो ना, मैंने इस एलिमेंट को मैप नहीं किया, इस एलिमेंट को मैप नहीं किया, इस एलिमेंट को भी मैप नहीं किया, तो ये पूरा मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये मेरा आउटपुट है। सो आउटपुट के लिए इन्होंने एक डिफरेंट नाम दिया, जिसको मैंने बोला रेंज। तो अगर यहाँ पे आप गौर करिए, गौर फरमाइए थोड़ा सा, तो जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट ए होगा, जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट ए होगा। जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट बी होगा। मतलब इस मैपिंग में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये यूनिवर्सल चीज है। ठीक है, लेकिन एक नया वर्ड आता है रेंज। रेंज इज अ सबसेट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इस केस में देखो जो रेंज आ रही है उसको भी हम एज अ सेट लिख सकते हैं। सो रेंज इज बेसिकली जो हमारे आउटपुट्स हैं, तो 1, 4, 9 एंड 16, दिस इज द रेंज।
So basically this is the difference between domain, codomain and range. स्पेशली कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स की बात करूं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स, फॉर एन इनपुट यू मस्ट गेट एन आउटपुट, बस इतना है, यू मस्ट गेट एन आउटपुट, ठीक है। इसी इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलना होना चाहिए और देयर शुड बी या देयर मस्ट बी वन एंड ओनली वन आउटपुट, वन एंड ओनली वन आउटपुट फॉर अस इन। एक से ज्यादा आप आउटपुट नहीं दे सकते। अगर आउटपुट आपने एक से ज्यादा दिया किसी भी वैल्यू का, तो वो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो रिलेशन ही कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब जरा जनरल फॉर्म समझ लेते हैं फंक्शन की, ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाओ। अगर मैं बात करता हूं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, देखो फंक्शन लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे जो अंदर जाता है भाई, तो ये एफ के पास गया, ये आपके इनपुट, इनपुट कहाँ से आता है, डोमेन से आता है, और ये जो है पूरा ये आपका आउटपुट। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एफ ऑफ 1, तो आपने 1 को इनपुट डाला और आपको आउटपुट में मिला 1 प्लस 2 इंटू 1, आपने 2 को इनपुट में डाला, आपको मिला 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 8। तो ये आपके क्या आ रहे हैं, इनपुट्स के लिए आउटपुट्स आ रहे हैं। मान लो आपने 0 डाला, तो 0 के लिए आपको क्या मिला, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, वो तो 0 ही मिल गया। तो ऐसे केसेस में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करूं, ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा भाई, 1,3 आ जाएगा, 2,8 हो जाएगा, करेक्ट, 2,8 आएगा और 0,0 आएगा। लेकिन क्योंकि भाई ये फंक्शन है, जो हमारा x होता है जनरली वो हर रियल नंबर के लिए ट्रू होता है, तो सिर्फ इंटीजर्स जो मैंने लिखे हैं सिर्फ इंटीजर्स नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ, थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ f ऑफ 1.5, तो इसका भी आउटपुट आएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5। तो भाई 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 प्लस 3, तो आपको क्या मिल जाएगा 5.25। तो एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा भी आएगा 1.5, 5.25, ये भी इसी सेट का पार्ट है। लेकिन देयर आर इन्फिनाइट एलिमेंट्स इन द सेट, देयर आर इन्फिनाइट एलिमेंट्स इन द सेट। तो ये जो आ रहा है ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक आउटपुट। तो जो आप यहाँ पे x देते हो उसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो से, देखो यू कैन ऑल्सो से कि एक ग्राफ हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ फंक्शन के लिए यू कैन ऑलवेज प्लॉट अ ग्राफ। तो आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, x के अंदर आप वैल्यू डालोगे आपको y मिल जाएगा, मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है दिस इज इक्वल टू y। तो x के लिए हमें y मिलता जाएगा। एक थोड़ी सी सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, जरा उसको भी समझ लो। अगर मैं ले लूं बेटा कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ध्यान से समझना, तो इसके ना मेरे को पॉइंट्स प्लॉट करना आना चाहिए। तो f एंड f, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग y मैं इनपुट एंड आउटपुट लाइंस भी लिख सकता हूँ। तो इफ आई पुट 0 मेरे को 3 मिलेगा, इफ आई पुट 1 मेरे को 4 मिलेगा, मैंने -1 रखा मेरे को 2 मिला, मैंने -3 रखा मेरे को 0 मिला। तो मेरे बस x डालता जा रहा हूँ, मुझे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिलती जा रही है। आई एम पुटिंग x एंड आई एम गेटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, गेटिंग इट और नॉट। तो ये चीज मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ विद यूजिंग दीज वैल्यूज एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, मैं यहाँ पे अभी आपके लिए सिर्फ लिख रहा हूँ x एक्सिस को इनपुट एक्सिस भी बोल सकते हो और y एक्सिस को आप आउटपुट एक्सिस भी बोल सकते हो। फॉर एन इनपुट यू मस्ट गेट एन आउटपुट, गॉट इट। ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। भाई देखो मैंने क्या बोला, 0 पे मैं प्लॉट करूंगा 3 को, x अगर 0 है तो y कितना आएगा, y 3 आएगा। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, y 3 कहीं यहाँ पे आएगा, एक रैंडम पॉइंट में मार्क कर दूंगा। मैंने 1 रखा मुझे 4 मिला, 1 4 मतलब कोई ये पॉइंट इधर ऊपर होगा। मैंने -1 रखा मुझे 2 मिला, तो -1 रखने पे मुझे यहाँ पे देखो 2 मिल रहा है, ठीक है। तो नीचे कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। मैंने -3 रखा मुझे 0 मिला, -3 रखने पे मेरे को 0 मिला, कुछ इस तरीके से। तो एक
लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इन सारे पॉइंट्स को ऐसे कट करते हुए जाए। तो ये जो लाइन बनी है आपकी, ये जो लाइन बन के आई है, इसी को हम कहते हैं y इज इक्वल टू x+3। गॉट इट? अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसको y क्यों नहीं लिखा? बिकॉज फंक्शन जो होता है वो कोई भी इनपुट ले सकता है। कोई भी इनपुट मतलब किसी भी वेरिएबल में आप लिख सकते हो। तो अगर मैं ऐसा लिखता कि fy इज इक्वल्स टू y+3, fy इक्वल्स टू y+3, so actually this thing and this thing here means exactly the same thing। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे जो f के अंदर जाता है ये इनपुट कहलाता है, जो ये मिल रहा है ये आपको आउटपुट कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसीलिए मैंने एक्स वाई एक्सिस ना बना के इनपुट और आउटपुट एक्सिस बनाया। गॉट इट? अब ये चीज को बहुत ही ध्यान से जरा लेट दैट सिंक इन, इस चीज को समझने का थोड़ा सा ट्राई करो। ओके तो ये एक बार आप समझ जाओगे तो आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि मैं बड़े इजीली इसका ना डोमेन और रेंज निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया डोमेन आर द इनपुट्स। डोमेन क्या होता है? विच आर द इनपुट्स फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो डोमेन इस केस में देखो x की सारी वैल्यूज को कवर कर सकता है। तो इस केस में जो आपका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो रियल नंबर हो जाएगा। ऑल द वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस और द इनपुट एक्सिस कैन बी कवर्ड, so दैट इज माय डोमेन। रेंज भी इस केस में पूरी के पूरी रियल नंबर होगी। तो डोमेन रेंज निकालना बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, वो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, जनरली सारी रियल नंबर्स आपके डोमेन एंड रेंज में कवर होती है। अब डोमेन एंड रेंज के बारे में एक बहुत ही ज्यादा डिटेल डिस्कशन एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, बिकॉज दिस डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो इन इटसेल्फ। दिस डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो इन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको जनरल इक्वेशन समझते हैं। अच्छा, लास्ट दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं लिखता हूं लेट्स से f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, एक ग्राफ और आपको क्लियर कर दूं ताकि आप समझ पाओ। मैंने अभी बोला इस fx को मैं y भी लिख सकता हूँ, राइट? x के लिए y मिल रहा है, लेकिन अगर ये चीज y में होती तब भी आप इसको x में कन्वर्ट करते। जनरली दिस इज द जनरल फॉर्म। तो यही सेम चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ t इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। अगर मैं यहाँ बोलूं f ऑफ लेट्स से अपना नाम लिख दो ऋतिक। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ऋतिक का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ऋतिक एंड प्लस में 6। तो आपको ये चीज समझनी है, जो भी इनपुट जाएगा वो इसको x को रिप्लेस कर देगा और हमारा आउटपुट निकल आएगा। ठीक है, ये चीज बड़े ध्यान पूर्वक और अच्छे से समझो, ग्रास्प करो। फिर अभी उसकी बात करते हैं, x और fx को यहाँ पे समझते हैं। हमारा x क्या है? हमारे ये इनपुट्स हैं, दीज आर माई इनपुट्स एंड दिस इज माई आउटपुट। अब देखो ये पूरी रियल नंबर के लिए डिफाइन रहेगा। मान लो अगर मैंने x को 0 रखा, 0 क्यों रखा? मेरा मन मैं रखूंगा इसलिए रखा। तो अगर मैंने इसको 0 रखा तो देखो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6, कितना आ जाएगा? 6। तो ये इनपुट्स मैंने मतलब x को यहाँ रख दिया 0, x की जगह पे यहाँ पे रख के वैल्यू मिल गई। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता तो मुझे मिलता 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो वही 12 आ जाता। करेक्ट। अब वैल्यू बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा नीचे गिराते हैं। लेट्स पुट -1। इफ आई पुट -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -1 एंड प्लस 6। तो बेटा देखो क्या आ गया? -5 एंड प्लस देखो 1 6 यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, 1 + 1 2 हो गया। इफ आई पुट -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, 0 आएगा। -3 अगर मैं रखता हूँ तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। देखो -3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 6 15, -15 अगेन ये 0। तो अगर मैं -4 रखूँ क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 एंड प्लस में 6। तो ये हो गया बेटा 16, 6 एंड ये 2। तो देखो यहाँ से वैल्यू फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। तो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, या फिर समझने के लिए था कि इनपुट आउटपुट एक्सिस कैसे डिफाइन करना। अब इस केस में क्योंकि मुझे मालूम है मेरे इनपुट्स x हैं, आई कैन राइट x। ये fx है तो fx को मैं y बोल सकता हूँ। तो अभी के लिए x y x वी कैन फाइंड। बड़े इजी। हमें ये देखना है कि x कौन से x के लिए, देखो ग्राफ बनाने का जो पहला रूल है वो ये होता है कि कौन से x के लिए मुझे y 0 मिल रहा है, कौन से x के लिए मुझे y 0 मिल रहा है, या कौन से y के लिए मुझे x 0 मिल रहा है। दोनों ही चीजें समझो।
तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, वही चीज है भाई। देखो मैं -2 और -3 को अपना यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ, ऐसे दिस इज -3 कहीं और ये आपका -2 यहाँ पे somewhere closer, -2, this is -1, this is 0, 1, this is 2, this is 3. ओके, कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं और -4 भी बना लो भाई, -4 बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो -2 -3 पे 0 आ रहा है, यानी कि आई एम गोइंग टू प्लॉट अ पॉइंट विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, और क्योंकि इसका x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये एक पैराबोला बनता है ऊपर के शेप में। ये बेसिक चीजें आपको क्वाड्रेटिक से समझनी पड़ेगी। -1 पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 2, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर -4 पे भी 2 मिल रहा है, तो -4 पे 2 मतलब ये वाली वैल्यू समथिंग सामने सामने ये मिल जाएगी। फिर आपको 0 पे 6 मिल रहा था, 0 पे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा और -5 आएगा, वहां पे भी बेटा 6 मिल जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो जाता है अराउंड द समथिंग लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा ऊपर के शेप में पैराबोला। तो आपको जनरल फॉर्म समझना है, आपको इनपुट देना है x में रख के, जो भी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें आपने x की वैल्यू रखी, आपको आपके आउटपुट मिल जाएंगे। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, क्लियर होगी। फंक्शन क्या होता है वो हमने डिफाइन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर आवर इनपुट यू मस्ट गेट एन आउटपुट, यही है फंक्शन। और सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, दो से एक ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता। कभी भी अगर एक से ज्यादा आउटपुट हो रहा होगा फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरे को जो क्वेश्चन आंसर करना था वो मैंने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।